नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुके हैं, लेकिन सियासी तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के बाद जहां बीजेपी की जीत का रास्ता आसान दिखा, तो वहीं अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। कल होने वाली सुनवाई में अदालत का रुख क्या होगा, इस सब पर सभी की नजरें टिकी है। सवाल यह भी है कि अगर फैसला कांग्रेस के पक्ष में आया तो क्या जीत का सर्टिफिकेट वापस होगा, अगर नहीं मिला तो कांग्रेस आगे क्या रणनीति अपनाएगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा और इन सब चीजों को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध जीत पर बवाल क्यों? मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्यों खारिज हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को राहत मिल सकती है? कोर्ट के फैसले से क्या परिणाम बदल सकते हैं? क्या जीत का सर्टिफिकेट वापस हो सकता है? हार की स्थिति में कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तनुज दीक्षित जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, संविधान एक्सपर्ट हैं। तनुज जी, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा, क्योंकि हम जिस हलफनामे को लेकर बात कर रहे हैं, जिस नोटिस के जिक्र की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से नामांकन रद्द हुआ है। उसके बारे में आपसे हम पूछेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है। आरपी एक्ट की धारा 125A के तहत नामांकन हलफनामे में सूचना छुपाने पर नामांकन रद्द होना कितना उचित, कितना संवैधानिक है, ये आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे। पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारे मामले, जिसमें सबसे रिसेंट मामले की अगर हम चर्चा करें तो 2025 में पूनम वर्सेस दुले सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि आर्टिकल 19(1)A के तहत राइट टू नो का अधिकार हर एक जनता को है जो अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, चाहे वो चुनाव पार्षद का हो, विधायक का हो, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, सभी के लिए बराबर है। और जैसे कि हमने इस कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, हमने उनके मामले में देखा कि एक मामले में कॉग्निजेंस आया है, कोर्ट का संज्ञान आया है और कॉग्निजेंस को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। उन तथ्यों को फॉर्म 26 के तहत नहीं बताया है। वहां पर प्रकटीकरण आवश्यक है, मैंडेटरी है अंडर आर्टिकल 19(1)A और राइट टू नो के तहत। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो कितनी राहत मिलती दिखाई दे रही है। तो ये जानकारी हो कि इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल इंटरफेरेंस बहुत कम या ना के बराबर होगा। जहां तक मेरा एक अनुमान है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मामले में सुनवाई होगी उसके पीछे एक रीजन है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 329B के तहत इस तरीके से जुडिशियल बेंच को बाध्य करता है चुनावी प्रक्रिया के दौरान, किसी भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान। इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कि आगे कार्रवाई बढ़ती है, तो हमारे यहाँ पूर्व में कई सारे निर्णय के तहत 34 सब क्लॉज 2 के तहत एक ऑर्डर में ये भी कहा है कि वो एक सब्स्टिट्यूट कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मुझे इस समय कांग्रेस की जो उम्मीदवार रही मीनाक्षी नटराजन, उनको कहीं से भी राहत मिलती दिखाई नहीं देती है। जी अच्छा, ठीक, मैं लौटती हूँ अगले सवाल के साथ। तनुज जी, मेरे दो सवाल आपसे हैं। एक तो रिटर्निंग अधिकारी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी की सीमा क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। दूसरा ये, तेलंगाना के लंबित मामले को लेकर मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के नामांकन में छुपाने को कानूनी रूप से कितना गंभीर माना जा सकता है? ये दो सवाल, इनके जवाब। मैं पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। जो फॉर्म 26 होता है उसके अंदर कोई प्रतिनिधि के पृष्ठभूमि के बारे में, संपत्ति के बारे में और प्रकरणों की जानकारी, यहां तक कि इसमें वे प्रकरण भी शामिल होते हैं जिसमें किसी न्यायालय ने संज्ञान यानी कॉग्निजेंस लिया हो। ये ध्यान देने योग्य बात है। आपका पहला सवाल रिटर्निंग ऑफिसर की जो ऑथोरिटी है, जो राइट्स है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कितना वो करेगा। तो देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर की गलती ये देखी जाएगी, क्या उन्होंने आउट ऑफ द लॉ जाकर के कोई उसमें एक्शन लिया है। इस तरह की चीजें देखी जाती है। जब ये नहीं होती है तो उसको माना जाता है कि संवैधानिक रूप से है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर कोई मुझे नहीं लगता है कोई विशेष जजमेंट उसमें पारित होगा। जी ठीक है, हम जान लेते हैं कि ये संविधान एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तनुज जी, आपने क्या मैं समझना चाहूंगी कि रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि क्या वो कार्रवाई होने योग्य है, पहले ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई एक पक्षी फैसला नहीं लिया है। उन्होंने
संवैधानिक रूप से जो लास्ट 6 बजे का समय सीमा थी वो दिया। साथ में मुझे लगता है कि कोई भी डमी कैंडिडेट का फॉर्म नहीं भराया गया। देखिए, कई सारे चुनाव होते हैं और कई सारे चुनाव के साथ में काफी अनुभव कांग्रेस के सभी नेताओं को है। वे जानते हैं कि कई तरह की स्थिति परिस्थिति बनती है, कई बार त्रुटियां होती है और इन त्रुटियों को भी नेग्लिजेंस में नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में एक और प्रत्याशी या डमी प्रत्याशी जिसका अंतिम समय पे आप निर्वाचन वापस ले लेते, ऐसा अगर आपके पास में कैंडिडेट होता तो शायद आज इस स्थिति में हम चीजों को नहीं देख रहे होते। तो मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक फैसले वे भी बेहद आवश्यक हैं। साथ ही साथ जो जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का बेहद स्पष्ट है, रिट पिटीशन लगी है और इलेक्शन पिटीशन नहीं है। बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं निरस्त होना एक मुझे मुश्किल नजर आता है। केवल इस पे सुनवाई होगी, जस्टिफिकेशन होगा और कोई तथ्य अगर ऐसे सबूत के साथ में पार्टी के वकीलों के द्वारा वहां रखे जाएंगे तो उस पर मुझे लगता है आगे कुछ संभावनाएं बनेंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, कल सुनवाई होगी, कल तक का इंतजार हो। और हालांकि बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन कल का दिन अभी बाकी है। कल क्या होगा आपको बताएंगे। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।